सब्सक्राइब कीजिए हमारा चैनल क्रेजी जीके ट्रिक और लेटेस्ट वीडियो नोटिफिकेशन के लिए इस बेल आइकन को दबाएं। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू क्रेजी जीके ट्रिक। दोस्तों, करंट अफेयर की सीरीज को आगे बढ़ाते हुए आज के इस वीडियो में देखिए हम बात करेंगे मार्च मंथ के सभी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर की। मार्च मंथ के देखिए करंट अफेयर में हम 70 प्लस इंपॉर्टेंट करंट अफेयर को डिस्कस करेंगे। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट वीडियो है फ्रेंड्स। ये वीडियो देखने के बाद आप इस करंट अफेयर क्विज का प्रैक्टिस जो है वो क्रेजी जीके ट्रिक एप्लीकेशन पे कर सकते हैं और सभी करंट अफेयर्स और जीके के पीडीएफ भी आप क्रेजी जीके ट्रिक एप्लीकेशन से डाउनलोड कर सकते हैं। ओके फ्रेंड्स, तो चलिए हम लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। तो देखिए हमारा पहला क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है। तो फ्रेंड्स, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मार्च के मंथ में मनाया जाता है। कब? 8 मार्च को मनाया जाता है। ध्यान रखिएगा, इस बार अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की थीम क्या थी? आई एम जनरेशन इक्वालिटी रियलाइजिंग वुमेन्स राइट्स। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। तो अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की थीम याद रखिएगा। सबसे पहला महिला दिवस जो है वो कहाँ पर मनाया गया था? न्यूयॉर्क में मनाया गया था 1909 में। महिलाओं को उनके अधिकारों के प्रति जागरूक करने के उद्देश्य से हर साल अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस जो है वो मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 2020 की थीम क्या थी? अभी हमने बात करी, आई एम जनरेशन इक्वालिटी रियलाइजिंग वुमेन्स राइट्स इस बार की थीम थी। ए आंसर। हाल ही में प्रकाशित पुस्तक एडवेंचर ऑफ द डेयरडेविल डेमोक्रेट किस पूर्व मुख्यमंत्री से संबंधित है? तो एडवेंचर ऑफ द डेयरडेविल डेमोक्रेट जो बुक है ये उड़ीसा के पूर्व मुख्यमंत्री बीजू पटनायक के जीवन और उनके कार्यों पर आधारित एक कॉमिक बुक है। हाल ही में देखिए इस कॉमिक बुक को उनके पुत्र, मतलब जो वर्तमान में अभी उड़ीसा के मुख्यमंत्री हैं नवीन पटनायक, उनके द्वारा इस पुस्तक को देखिए जारी किया गया है। तो ध्यान रखिएगा, किस पूर्व मुख्यमंत्री से संबंधित है? बीजू पटनायक से संबंधित है। बी आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन लेते हैं। पॉल बिया इनमें से किस देश के राष्ट्रपति नियुक्त किए गए? देखिए फ्रेंड्स, पॉल बिया ने अफ्रीकी देश कैमरून के राष्ट्रपति चुनावों में हाल ही में जीत दर्ज करी है। तो कौन सा देश? देखिए कैमरून। सी आंसर यहां पर सही होगा। पिछले देखिए 37 ईयर से मध्य अफ्रीकी देश कैमरून के राष्ट्रपति बने हुए हैं पॉल बिया। ध्यान रखिएगा, दुनिया में सबसे लंबे समय तक शासन करने वाले नेताओं में से एक हैं पॉल बिया, कैमरून के राष्ट्रपति। हाल ही में किसे बीएसएफ के महानिदेशक का अतिरिक्त भार सौंपा गया है? तो फ्रेंड्स, आईटीबीपी इंडो तिब्बतन बॉर्डर पुलिस चीफ एसएस देसवाल को बीएसएफ के महानिदेशक का अतिरिक्त भार हाल ही में सौंपा गया है। एसएस देसवाल, इनका पूरा नाम है सुरजीत सिंह देसवाल। ध्यान रखिएगा, इनसे पहले बीएसएफ के महानिदेशक कौन थे? विवेक जौहरी थे। उन्हें देखिए मध्य प्रदेश का डीजीपी बनाया गया है। और एसएस देसवाल को, जो आईटीबीपी के चीफ हैं, उन्हें बीएसएफ के महानिदेशक का अतिरिक्त भार जो है वो सौंपा गया है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। देखिए फ्रेंड्स, बीएसएफ का फुल फॉर्म क्या होता है? बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स। इसकी स्थापना कब हुई थी? 1 दिसंबर 1965 में बीएसएफ की स्थापना हुई थी। और ये किस मंत्रालय के अंतर्गत आता है? होम मिनिस्ट्री, मतलब गृह मंत्रालय के अंतर्गत आता है। विवेक जौहरी हाल ही में किस राज्य के डीजीपी बने हैं? तो विवेक जौहरी पहले देखिए बीएसएफ के महानिदेशक थे, उन्हें देखिए मध्य प्रदेश का डीजीपी बनाया गया है। तो ए आंसर यहां पर सही होगा। हाल ही में किस राज्य में चापचर कूट त्योहार मनाया गया है? फ्रेंड्स, चापचर कूट त्योहार जो है ये मिजोरम का एक लोकप्रिय त्योहार है। तो कहां पर मनाया गया? मिजोरम में। यह त्योहार वसंत ऋतु का स्वागत करने के लिए मनाया जाता है। चापचर कूट त्योहार जो है मिजोरम का सबसे बड़ा और सबसे खुशी वाला त्योहार है। इस त्योहार के दौरान राज्य के लोग जो हैं वो पारंपरिक बांस नृत्य और संगीत कार्यक्रमों में भाग लेते हैं। तो चापचर कूट त्योहार का संबंध किससे है? मिजोरम से है। मुहिद्दीन यासीन ने हाल ही में किस देश के प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ली है? तो मलेशिया के पूर्व उप प्रधानमंत्री मुहिद्दीन यासीन ने देखिए हाल ही में देश के प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ली है। तो देखिए किससे संबंधित है? मलेशिया। डी आंसर यहां पर सही होगा। मुहिद्दीन यासीन हाल ही में मलेशिया के प्रधानमंत्री नियुक्त किए गए हैं। देश में प्रथम खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम 2020 का आयोजन कहां पर किया गया? तो देश के पहले खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम का आयोजन कहां पर किया गया? उड़ीसा के भुवनेश्वर में। ये आंसर यहां पर सही होगा। पदक तालिका में देखिए कौन सी यूनिवर्सिटी पहले नंबर पर रही है? पंजाब यूनिवर्सिटी। पंजाब यूनिवर्सिटी ने 17 गोल्ड मेडल के साथ में कुल मिलाकर 46 पदक अपने नाम करें और पदक तालिका में पहले स्थान पर रही है। पंजाब यूनिवर्सिटी ने चैंपियंस ट्रॉफी अपने नाम करी है। ठीक है फ्रेंड्स, ध्यान रखिएगा, देश के पहले खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम का आयोजन भुवनेश्वर में किया गया। चलिए अगला क्वेश्चन लेते हैं। खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम 2020 में कौन सी यूनिवर्सिटी विजेता रही है?
तो देखिए मैंने आपको बताया पंजाब यूनिवर्सिटी जो है वो पहले स्थान पर रही है। सेकंड नंबर पे कौन सी रही है? सावित्री बाई फुले यूनिवर्सिटी पुणे। पहले नंबर पे पंजाब यूनिवर्सिटी। हाल ही में इनमें से किस पब्लिक सेक्टर बैंक ने एएमबी एवरेज मंथली बैलेंस को समाप्त कर दिया है? तो ये सभी को पता ही है कि बैंक अकाउंट, सेविंग अकाउंट में एवरेज मंथली बैलेंस जो है वो हमको मेंटेन करना होता है। तो हाल ही में देखिए एसबीआई ने, भारतीय स्टेट बैंक ने सेविंग बैंक अकाउंट के लिए न्यूनतम बैलेंस राशि की आवश्यकता को समाप्त कर दिया है। ठीक है, पहले एसबीआई के सेविंग अकाउंट में मतलब मेट्रो सिटी में 3,000, सिटी एरिया में 2,000 और ग्रामीण क्षेत्रों में 1,000 रुपये जो है वो रखना मतलब मेंटेन करना अनिवार्य था। उसकी आवश्यकता को हाल ही में एसबीआई ने खत्म कर दिया है। इनमें से किस राज्य सरकार या केंद्र शासित प्रदेश ने आई एम ऑल्सो डिजिटल नामक कार्यक्रम शुरू किया है? देखिए फ्रेंड्स, केरल राज्य सरकार ने आई एम ऑल्सो डिजिटल नामक एक साक्षरता अभियान जो है वो शुरू किया है। केरल राज्य आईटी मिशन द्वारा इस अभियान को शुरू किया गया है। इस अभियान का मुख्य उद्देश्य क्या है? डिजिटल टेक्नोलॉजी के बारे में समाज को एजुकेट करना। तो आई एम ऑल्सो डिजिटल नामक कार्यक्रम केरल से संबंधित है। चलिए अगला क्वेश्चन लेते हैं। हाल ही में किस हवाई अड्डे का नाम बदलकर छत्रपति संभाजी महाराज हवाई अड्डा कर दिया गया है? देखिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। महाराष्ट्र राज्य सरकार ने हाल ही में औरंगाबाद हवाई अड्डे का देखिए नाम बदलकर छत्रपति संभाजी महाराज हवाई अड्डा कर दिया है। इंपॉर्टेंट है, औरंगाबाद एयरपोर्ट का नाम बदलकर। छत्रपति संभाजी महाराज कौन थे? महान मराठा योद्धा छत्रपति शिवाजी के पुत्र थे संभाजी महाराज। ठीक है फ्रेंड्स, तो औरंगाबाद एयरपोर्ट का नाम बदलकर छत्रपति संभाजी महाराज हवाई अड्डा कर दिया गया है। हाल ही में भारत के 10वें मुख्य सूचना आयुक्त किसे नियुक्त किया गया है? देखिए फ्रेंड्स, भारत के 10वें मुख्य सूचना आयुक्त किसे नियुक्त किया गया है? बिमल जुल्का को। डी आंसर यहां पर सही होगा। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने हाल ही में इन्हें शपथ दिलवाई। 11 जनवरी को देखिए सुधीर भार्गव जो इनसे पहले मुख्य सूचना आयुक्त थे वो सेवानिवृत्त हुए थे, तभी से देखिए पद जो था वो रिक्त था। हाल ही में विमल जुल्का को राष्ट्रपति ने भारत के 10वें मुख्य सूचना आयुक्त के रूप में नियुक्त किया है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, आने वाली एग्जाम में देखिए पूछा जा सकता है क्वेश्चन। देखिए इससे रिलेटेड मैं कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन आपको दे देता हूँ। सीआईसी जो होता है, सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन मतलब केंद्रीय सूचना आयोग, इसका देखिए प्रमुख जो होता है वो कौन होता है? मुख्य सूचना आयुक्त होता है। ठीक है, हाल ही में बिमल जुल्का को नियुक्त किया है। सीआईसी जो है मतलब केंद्रीय सूचना आयोग जो है एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी नहीं है, एक संवैधानिक संस्था नहीं है। इसकी स्थापना सूचना का अधिकार मतलब राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट के तहत 2005 में भारत सरकार के द्वारा की गई थी। क्लियर? ये संस्था जो है शासन की प्रणाली में पारदर्शिता बनाए रखने के लिए एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है, मतलब नागरिकों को सरकारी कार्यों की जानकारी देने से संबंधित है। क्लियर हुआ? इसमें मुख्य सूचना आयुक्त जो होता है इसकी नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? भारत के राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। यह वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अगर बात करें कि भारत के पहले मुख्य सूचना आयुक्त कौन थे, तो फ्रेंड्स ध्यान रखिएगा कौन थे? वजाहत हबीबुल्ला। वजाहत हबीबुल्ला जो थे ये भारत के पहले मुख्य सूचना आयुक्त थे। ठीक है, तो ये कुछ बेसिक इंफॉर्मेशन थी जो आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन, मुख्य सूचना आयुक्त की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? तो अभी हमने बात करी भारत के राष्ट्रपति के द्वारा मुख्य सूचना आयुक्त की नियुक्ति की जाती है, तो डी आंसर यहां पर सही होगा। देश के पहले मुख्य सूचना आयुक्त थे फ्रेंड्स, अभी हमने बात करी वजाहत हबीबुल्ला देश के पहले मुख्य सूचना आयुक्त थे। ये आंसर। चमेली देवी जैन पुरस्कार इनमें से किस क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य के लिए प्रदान किया जाता है? तो चमेली देवी जैन पुरस्कार जो है पत्रकारिता के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य के लिए प्रदान किया जाता है। 1981 से चमेली देवी जैन पुरस्कार जो है वो दिया जा रहा है। इस साल देखिए द वायर की वरिष्ठ संपादक आरफा खानम को कश्मीर और उत्तर प्रदेश से रिपोर्टिंग के लिए और स्वतंत्र पत्रकार रोहिणी मोहन को असम में एनआरसी पर अपनी खोज की कवरेज के लिए चमेली देवी जैन पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ध्यान रखिएगा किस क्षेत्र में दिया जाता है? ये पत्रकारिता के क्षेत्र में दिया जाता है। हाल ही में राष्ट्रपति ने पूर्व मुख्य न्यायाधीश रंजन गोगोई को राज्यसभा सदस्य मनोनीत किया। वह भारत के कौनसेवें मुख्य न्यायाधीश थे? तो राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने पूर्व मुख्य न्यायाधीश रंजन गोगोई को राज्यसभा सदस्य जो है वो मनोनीत किया है। भारत के देखिए 46वें मुख्य न्यायाधीश थे, तो यहाँ पर सी आंसर जो होगा वो बिल्कुल सही होगा।
रंजन गोगोई ने देखिए अपने कार्यकाल में बहुत ही ज़्यादा अहम फैसले दिए थे। उनमें से एक था कौन सा? राम जन्मभूमि वाला फैसला। तो हाल ही में उन्हें देखिए राज्यसभा सदस्य जो है वो मनोनीत किया है। राज्यसभा सदस्यों की बात करें तो वर्तमान में देखिए कितने हैं? 245, जिसमें से 233 जो है वो रिप्रेजेंटेटिव होते हैं स्टेट एंड यूटी के, और 12 जो है वो नॉमिनेट किए जाते हैं प्रेसिडेंट के द्वारा, राष्ट्रपति के द्वारा। हमारे संविधान के आर्टिकल 80 खंड 3 के तहत राष्ट्रपति के पास विशेष ज्ञान वाले व्यक्तियों को राज्यसभा के लिए मनोनीत करने की शक्तियां होती हैं। ऐसे व्यक्तियों को विज्ञान, कला, साहित्य और समाज सेवा इत्यादि में विशेष ज्ञान होना चाहिए। तो राष्ट्रपति जो है वो उन्हें राज्यसभा सदस्य जो है वो मनोनीत कर सकता है। तो देखिए इसी आर्टिकल का यूज करते हुए राष्ट्रपति ने रंजन गोगोई को राज्यसभा सदस्य जो है वो मनोनीत किया है। ध्यान रखिएगा, अनुच्छेद 80 खंड 3 के तहत। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति के पास राज्यसभा सदस्य मनोनीत करने की शक्तियां होती हैं? अभी हमने बात करा अनुच्छेद 80 खंड 3 के तहत। ए आंसर। हाल ही में प्रकाशित पुस्तक इनविजिबल अ ट्रिब्यूट टू मनोहर पर्रिकर के लेखक हैं। तो देखिए हाल ही में इस पुस्तक का विमोचन किसने किया? केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने। इस पुस्तक को देखिए किसने लिखा है? तरुण विजय ने लिखा है। और ये पुस्तक जो है गोवा के पूर्व मुख्यमंत्री और पूर्व भारत के रक्षा मंत्री मनोहर पर्रिकर पर देखिए लिखी गई है। तरुण विजय ने इस पुस्तक को लिखा है। तो यहाँ पर बी आंसर जो होगा बिल्कुल सही होगा। हाल ही में किस राज्य सरकार ने SC/ST कर्मचारियों के लिए प्रमोशन इन रिजर्वेशन, पदोन्नति में आरक्षण को हटा दिया है? किस राज्य सरकार ने देखिए ये डिसीजन लिया है? तो किस राज्य सरकार ने लिया है फ्रेंड्स? ध्यान रखिएगा, उत्तराखंड राज्य सरकार ने। हाल ही में उत्तराखंड सरकार ने SC/ST कर्मचारियों के लिए पदोन्नति में आरक्षण हटाने के आदेश जो है वो जारी किए। फरवरी 2020 में देखिए सर्वोच्च न्यायालय मतलब सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा था कि सरकारी नौकरियों के प्रमोशन में आरक्षण मौलिक अधिकार नहीं है और इसे लागू करना राज्य सरकार पर निर्भर करता है। तो उसी को ध्यान में रखते हुए उत्तराखंड राज्य सरकार ने SC/ST कर्मचारियों के लिए प्रमोशन इन रिजर्वेशन मतलब पदोन्नति में आरक्षण को हटा दिया है। तो ध्यान रखिएगा, उत्तराखंड सरकार ने। चलिए अगला क्वेश्चन लेते हैं। हाल ही में जारी वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट 2020 में भारत किस स्थान पर है? तो 20 मार्च 2020 को संयुक्त राष्ट्र ने अंतर्राष्ट्रीय प्रसन्नता दिवस वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट जो है वो जारी करी है। 156 देशों की सूची में भारत को देखिए 144वां स्थान जो है वो इस बार दिया गया है। पिछले साल 2019 में भारत की रैंकिंग क्या थी? 140वीं रैंकिंग थी। 4 पायदान गिरकर भारत जो है 144वें स्थान पर आ गया है। ठीक है फ्रेंड्स, ध्यान रखिएगा इस चीज को, सी आंसर यहाँ पर सही होगा। वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट 2020 के अनुसार विश्व का सबसे खुशहाल देश कौन सा है? तो देखिए 2019 में भी फिनलैंड था और इस बार 2020 की रिपोर्ट में भी पहले स्थान पर देखिए कौन सा देश है? फिनलैंड है। तो यहाँ पर ए आंसर जो होगा बिल्कुल सही होगा। सुर्खियों में रहे सत्यरूप सिद्धांत किस क्षेत्र से संबंधित हैं? तो सत्यरूप सिद्धांत जो है भारतीय पर्वतारोही हैं। देखिए 2019 में उन्होंने विश्व के 7 कॉन्टिनेंट के सबसे ऊंचे ज्वालामुखी पर चढ़ने का कारनामा जो है वो किया है। ऐसा करने वाले वो पहले भारतीय हैं और इसी उपलब्धि के लिए हाल ही में देखिए उन्हें लिम्का बुक ऑफ रिकॉर्ड में नामित किया गया है, इसीलिए ये सुर्खियों में रहे हैं। तो ध्यान रखिएगा कौन है ये? भारतीय पर्वतारोही है सत्यरूप सिद्धांत। कोरोना वायरस के संक्रमित मामलों के लिए भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद द्वारा गठित टास्क फोर्स द्वारा किस दवा की सिफारिश की गई? कोरोना वायरस जो कि विश्व में देखिए महामारी बनकर फैला हुआ है, हाल ही में भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद द्वारा जो गठित टास्क फोर्स है उसने किस दवा की सिफारिश की है? देखिए बहुत ज़्यादा सुर्खियों में रही हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन। हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन दवा की सिफारिश करी है ICMR ने। ICMR मतलब भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद। बात करें कि ICMR का गठन कब हुआ था, तो 1911 में ICMR का गठन हुआ था। ICMR के द्वारा ही गठित टास्क फोर्स ने हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन दवा की सिफारिश की है। हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन दवा जो है मतलब HCQ दवा जो है ये किस बीमारी के लिए उपयोग की जाती है? मलेरिया बीमारी के लिए उपयोग की जाती है। तो विश्व में देखिए काफ़ी ज़्यादा डिमांड बढ़ी है हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन की और भारत जो है वो अलग अलग कंट्री में HCQ जो है वो अच्छी मात्रा में प्रोवाइड कर रहा है। और अगर बात करें कि हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन का उत्पादन में कौन सा देश पहले नंबर पर आता है, तो भारत जो है वो 70% हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन दवा का उत्पादन करता है। तो फ्रेंड्स बात आती है कि क्या ये दवा जो है वो कोविड-19 के लिए प्रभावशाली है?
तो अभी तक कोविड-19 के लिए ऐसी कोई भी विशिष्ट दवा जो है वो सामने नहीं आई है। हालांकि केवल प्री क्लिनिकल प्रयोगशाला के अध्ययन के अनुसार HCQ मतलब हाइड्रोक्सी क्लोरोक्विन को कोरोना से बचाव के लिए प्रभावी माना गया है, लेकिन यह केवल असाधारण परिस्थितियों को देखते हुए ही जब कोई दूसरा विकल्प न हो उसी कंडीशन में मरीज को देने के लिए सलाह दी गई है। तो ये चीज़ ध्यान रखिएगा, कोविड-19 बीमारी के लिए स्पेसिफिक कोई दवा जो है अभी तक देखिए खोजी नहीं गई है, उस पर काम कंटिन्यूसली चल रहा है। टीके की भी देखिए खोज जो है वो लगातार जारी है। तो ये सब चीज़ें ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हाइड्रोक्सी क्लोरोक्विन दवा हाल ही के दिनों में चर्चा में रही, इस दवा का उपयोग किस बीमारी के लिए किया जाता है? तो जैसा कि मैंने आपको बताया, मलेरिया बीमारी के लिए इस दवा का उपयोग किया जाता है। विश्व में हाइड्रोक्सी क्लोरोक्विन दवा का सबसे बड़ा उत्पादक देश है, तो सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है? देखिए इसका भारत है, डी आंसर। हाल ही में प्रकाशित पुस्तक माई एनकाउंटर्स इन पार्लियामेंट के लेखक हैं। देखिए पूर्व भारत के उपराष्ट्रपति हामिद अंसारी के द्वारा इस पुस्तक का देखिए विमोचन किया गया। इस पुस्तक के लेखक कौन है? भालचंद्र मुंगेकर। ये आंसर यहाँ पर सही होगा। भालचंद्र मुंगेकर द्वारा इस पुस्तक को लिखा गया है। भारत के जाने माने अर्थशास्त्री हैं और पूर्व राज्यसभा सदस्य भी हैं। संसद में देखिए हुई उनकी मुठभेड़ की स्मृतियों को उन्होंने इस पुस्तक में बताया है। माई एनकाउंटर इन पार्लियामेंट के लेखक कौन है? भालचंद्र मुंगेकर। एबेल पुरस्कार किस क्षेत्र में प्रदान किया जाता है? तो एबेल पुरस्कार जो है देखिए वो गणित के क्षेत्र में प्रदान किया जाता है। हाल ही में इजराइल के हिलेल फुरेस्टेनबर्ग को और रूसी अमेरिकी ग्रेगरी मार्गुलिस को वर्ष 2020 के लिए प्रतिष्ठित एबेल पुरस्कार का विजेता जो है वो चुना गया है। तो ध्यान रखिएगा किन्हें दिया गया है और किस क्षेत्र में दिया जाता है। गणित के क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान के लिए एबेल पुरस्कार जो है वो प्रदान किया जाता है। मार्च 2020 में किसे एबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया? किसे प्रदान किया गया? इजराइल के मैंने आपको बताया हिलेल फुरेस्टेनबर्ग और ग्रेगरी मार्गुलिस को वर्ष 2020 में एबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। तो यहां पर डी आंसर। इनमें से किस राज्य ने 30 मार्च को अपना स्थापना दिवस मनाया है? तो राजस्थान जो है हर साल 30 मार्च को अपना स्थापना दिवस मनाता है। राजस्थान की स्थापना कब हुई थी? 30 मार्च 1949 में इसकी स्थापना हुई थी। और राजस्थान देश में देखिए क्षेत्रफल की दृष्टि से देश का सबसे बड़ा राज्य है। यहाँ पर डी आंसर सही होगा। 30 मार्च को अपना स्थापना दिवस मनाता है। विश्व टीबी दिवस मनाया जाता है। विश्व टीबी दिवस मतलब विश्व क्षय रोग दिवस जो है हर साल 24 मार्च को मनाया जाता है। 2020 में देखिए इसकी थीम क्या थी? इट्स टाइम। 2019 में जो थीम थी वही थीम को 2020 में भी कंटिन्यू किया गया है। अगर WHO के अनुसार बात करें तो टीबी जो है अभी भी विश्व की घातक संक्रामक बीमारी है। हर एक दिन 4000 लोग जो है वो इस रोग से अपनी जान जो है वो गंवाते हैं। लगभग 30,000 लोग जो है इस बीमारी से डेली पीड़ित होते हैं। भारत सरकार ने देखिए नई स्वास्थ्य नीति के तहत 2025 तक टीबी को खत्म करने का लक्ष्य लिया है। इस बार के बजट में भी देखिए हमने देखा था टीबी को खत्म करने की बात सरकार ने करी थी। तो ध्यान रखिएगा टीबी दिवस कब मनाया जाता है? हर साल 24 मार्च को। विश्व टीबी दिवस 2020 की थीम थी। तो इस बार की थीम क्या थी? इट्स टाइम। ए आंसर। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति ने 24 जुलाई से 9 अगस्त 2020 के बीच होने वाले ओलंपिक खेलों को एक साल के लिए स्थगित कर दिया। ये ओलंपिक खेल कहाँ पर आयोजित होना है? देखिए फ्रेंड्स, कहाँ पर आयोजित होना है ये खेल? टोक्यो, जापान। ये आंसर यहाँ पर सही होगा। हाल ही में देखिए कोविड-19 महामारी के कारण अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति ने 2020 में होने वाले ओलंपिक खेलों को एक साल के लिए स्थगित कर दिया है। तो फ्रेंड्स कहाँ पर आयोजित होना है ये खेल? जापान, टोक्यो में। G20 आपातकालीन वर्चुअल शिखर सम्मेलन की अध्यक्षता किस देश के द्वारा की गई? तो देखिए हाल ही में सऊदी अरब के शासक सलमान ने कॉन्फ्रेंस के जरिए कोरोना वायरस पर G20 शिखर सम्मेलन की अध्यक्षता की। किस देश के द्वारा? सऊदी अरब के द्वारा। डी आंसर। इस शिखर सम्मेलन का आयोजन 26 मार्च 2020 को किया गया और देखिए विश्व के कई अंतर्राष्ट्रीय संगठनों ने इस सम्मेलन में हिस्सा लिया था। भारत ने भी देखिए इस वर्चुअल शिखर सम्मेलन में हिस्सा लिया था। भारत जो है वो G20 का सदस्य देश है। ठीक है। केंद्र सरकार ने कोरोना वायरस महामारी से लड़ने हेतु PM गरीब कल्याण योजना के तहत गरीबों के लिए कितने लाख करोड़ रुपए की आर्थिक सहायता प्रदान की है? जैसा कि आप सभी को पता ही है, कोरोना वायरस महामारी से लड़ने के लिए देश में लॉकडाउन की स्थिति जो है वो बनी हुई है।
पीएम गरीब कल्याण योजना के तहत गरीबों के लिए 1.7 लाख करोड़ रुपए की आर्थिक सहायता जो है वो प्रदान की गई है। ध्यान रखिएगा 1.7 लाख करोड़ रुपए की। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन लेते हैं। मध्य प्रदेश के वर्तमान मुख्यमंत्री हैं। मध्य प्रदेश के देखिए वर्तमान मुख्यमंत्री कौन है? शिवराज सिंह चौहान बने हैं। पहले कौन थे? देखिए कमलनाथ थे। हाल ही में 23 मार्च को शिवराज सिंह चौहान ने चौथी बार मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली है। दिसंबर 2018 में देखिए जो विधानसभा चुनाव हुआ था उसमें बीजेपी सरकार जो है वो नहीं बना पाई थी, तब कमलनाथ ने सीएम पद की शपथ ली थी। हाल ही में ज्योतिरादित्य सिंधिया के समर्थक कांग्रेस के 22 विधायकों ने इस्तीफा दे दिया, जिसके चलते एमपी में कमलनाथ की सरकार जो है वो गिर गई, जिसके चलते बीजेपी ने देखिए मध्य प्रदेश में सरकार बनाई और शिवराज सिंह चौहान चौथी बार मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री बने। तो ध्यान रखिएगा, शिवराज सिंह चौहान ने कौन सी बार मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली है? तो चौथी बार देखिए मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री बने। भारत में हर साल शहीद दिवस मनाया जाता है। तो 23 मार्च को देखिए भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को श्रद्धांजलि देने के उद्देश्य से भारत में हर साल शहीद दिवस जो है वो मनाया जाता है। नेटिव फ्यूरी सैन्य अभ्यास का संबंध किन दो देशों से है? तो देखिए अमेरिका और संयुक्त अरब अमीरात मतलब यूएई ने इस अभ्यास का आयोजन 8 से 23 मई के बीच यूएई में किया। सी आंसर यहां पर सही होगा। यह इस अभ्यास का 7वां संस्करण था। नेटिव फ्यूरी सैन्य अभ्यास का संबंध किन दो देशों से है? अमेरिका और संयुक्त अरब अमीरात से। हाल ही के दिनों चर्चा में रही मैक्स 4028 फसल किस्म किससे संबंधित है? तो देखिए पुणे के अगरकर रिसर्च इंस्टीट्यूट ARI के वैज्ञानिकों ने हाल ही में गेहूं की एक नई किस्म विकसित की है। कौन सी? मैक्स 4028 गेहूं की एक किस्म है। यह गेहूं की किस्म जो है उच्च प्रोटीन युक्त है। ध्यान रखिएगा, मैक्स 4028 फसल किस्म किससे संबंधित है? गेहूं से संबंधित है। ऊर्जा की बचत कर धरती को सुरक्षित रखने के उद्देश्य से हर साल किस दिन अर्थ आवर मनाया जाता है? देखिए फ्रेंड्स, हर वर्ष मार्च महीने के अंतिम शनिवार को पूरे विश्व में 1 घंटे के लिए अर्थ आवर जो है वो मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? मार्च के अंतिम शनिवार को। बी आंसर यहाँ पर सही होगा। इस दिन देखिए इस 1 घंटे के बीच में बिजली के सारे बल्बों को बंद कर दिया जाता है। इसका उद्देश्य क्या है? लोगों को बिजली के महत्व के बारे में और पर्यावरण सुरक्षा के बारे में जागरूक करना। इसकी शुरुआत जो हुई थी वो देखिए 2007 से हुई थी। सिडनी ऑस्ट्रेलिया में पहली बार अर्थ आवर जो है वो मनाया गया था। ठीक है, मार्च के अंतिम शनिवार को मनाया जाता है। वर्ल्ड कंज्यूमर राइट्स डे विश्व उपभोक्ता संरक्षण दिवस मनाया जाता है। देखिए प्रत्येक 15 मार्च को वर्ल्ड कंज्यूमर राइट्स डे मतलब विश्व उपभोक्ता संरक्षण दिवस जो है वो मनाया जाता है। बी आंसर। इसका उद्देश्य क्या है? ग्राहकों को उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम के अंतर्गत आने वाले कानूनों की जानकारी जो है वो प्रदान करना, ये इसका उद्देश्य रहता है। अगर बात करें कि राष्ट्रीय उपभोक्ता संरक्षण दिवस कब मनाया जाता है, तो वो मनाया जाता है 24 दिसंबर को और विश्व उपभोक्ता संरक्षण दिवस 15 मार्च को मनाया जाता है। 2020 ITTF चैलेंज प्लस ओमान ओपन ट्रॉफी का खिताब किस भारतीय टेबल टेनिस खिलाड़ी ने जीता है? तो देखिए भारत के शीर्ष टेबल टेनिस खिलाड़ी अचंत शरद कमल ने इस खिताब को अपने नाम किया है। फाइनल में अचंत शरद कमल ने पुर्तगाल के वरी मार्कोस को हराकर ओमान ओपन ट्रॉफी का खिताब जो है वो अपने नाम किया है। ITTF का देखिए यहाँ पर फुल फॉर्म होता है इंटरनेशनल टेबल टेनिस फेडरेशन। ध्यान रखिएगा, ओमान ओपन ट्रॉफी का खिताब किसने जीता है? अचंत शरद कमल ने जीता है। राष्ट्रीय टीकाकरण दिवस नेशनल वैक्सीनेशन डे मनाया जाता है। देखिए हर साल 16 मार्च को राष्ट्रीय टीकाकरण दिवस जो है वो मनाया जाता है। सी आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन लेते हैं। कोरोना वायरस का प्रतिरोध टीका विकसित करने हेतु इनमें से किस व्यक्ति पर सबसे पहले अमेरिका ने परीक्षण किया? तो फ्रेंड्स 43 वर्षीय जेनिफर हॉलर पर अमेरिका ने सबसे पहले कोरोना वायरस की वैक्सीन बनाने हेतु पहला परीक्षण किया था। किस पर? जेनिफर हॉलर। ये आंसर यहाँ पर सही होगा। देखिए दुनिया भर में संभावित कोविड-19 के टीके विकसित किए जा रहे हैं। आने वाले समय में देखना होगा कि कौन सा देश जो है वो इस टीके को विकसित करने में सफलता प्राप्त करता है। तो सबसे पहला परीक्षण अमेरिका ने किस पर किया? ध्यान रखिएगा, जेनिफर हॉलर पे किया है। काफ़ी ज़्यादा देखिए चर्चित रही है, तो इसलिए नाम ध्यान रखिएगा। हाल ही में संपन्न हुए इंडियन सुपर लीग ISL फुटबॉल 2020 का खिताब किसने जीता है? तो फ्रेंड्स ATK ने देखिए तीसरी बार ISL मतलब इंडियन सुपर लीग फुटबॉल टूर्नामेंट का खिताब जो है वो अपने नाम कराए। फाइनल जो हुआ था वो ATK और चेन्नई FC के बीच में हुआ था।
6 साल के इतिहास में एटीके ने देखिए आईएसएल की तीसरी ट्रॉफी जो है वो अपने नाम करी है। तीसरी बार उन्होंने खिताब जो है वो अपने नाम कराए। एटीके का देखिए फुल फॉर्म है एटलेटिको डी कोलकाता। ये एक कोलकाता बेस्ड फुटबॉल क्लब है एटीके। ध्यान रखिएगा फ्रेंड्स, कोविड-19 महामारी के खतरे के कारण इसका जो फाइनल खेला गया था वो एक खाली स्टेडियम में खेला गया था। तो आईएसएल 2020 का खिताब जीता है एटीके ने। हाल ही में एटीके ने कौन सी बार आईएसएल का खिताब जीता है? कौन सी बार जीता है उसने? तीसरी बार इस खिताब को जीता है। सुप्रीम कोर्ट ने संविधान के किस अनुच्छेद का उपयोग कर मणिपुर के केंद्रीय मंत्री टीएस श्याम कुमार को बर्खास्त कर दिया? देखिए बहुत ज़्यादा सुर्खियों में रहा ये। किस अनुच्छेद का उपयोग करके? अनुच्छेद 142। अनुच्छेद 142 क्या है मैं पूरा आपको अच्छे से एक्सप्लेन कर देता हूं। देखिए संविधान का अनुच्छेद 142 जो है वो सुप्रीम कोर्ट को विशेष अधिकार जो है वो प्रदान करता है। संविधान के अनुच्छेद 142 के तहत सुप्रीम कोर्ट किसी मामले में फैसला सुनाते समय संवैधानिक प्रावधानों के दायरे में रहते हुए ऐसे आदेश दे सकता है जो किसी व्यक्ति को न्याय देने के लिए जरूरी हो। मतलब फैसले में ऐसे निर्देश शामिल कर सकता है जो उसके सामने चल रहे किसी मामले को पूरा करने के लिए अनिवार्य हो। समझ में आया आपको? तो देखिए फ्रेंड्स, 2017 में मणिपुर विधानसभा के चुनाव हुए थे। मणिपुर में 60 सीटें थी, 28 सीटें जीती थी कांग्रेस ने, 21 सीट जीती थी बीजेपी ने। पर देखिए कांग्रेस के 9 विधायक जो है वो रिजल्ट आने के बाद में बीजेपी में शामिल हो गए थे। उसमें से एक देखिए कौन थे? श्याम कुमार। काफी समय से देखिए श्याम कुमार को अयोग्य ठहराने की मांग चल रही थी क्योंकि उन्होंने दल बदल कर लिया था। फाइनली देखिए सुप्रीम कोर्ट ने अनुच्छेद 142 का उपयोग कर दल बदल कानून के तहत अयोग्य ठहराते हुए उन्हें बर्खास्त कर दिया। ऐसा पहली बार हुआ है फ्रेंड्स जब कोर्ट ने इस कानून का उपयोग किसी मंत्री को बर्खास्त करने के लिए किया हो। तो 142 अनुच्छेद आपको समझ में आया? चलिए अब क्वेश्चन देखते हैं हम। तो किस अनुच्छेद का उपयोग कर कर? तो यहां पर देखिए अनुच्छेद पूछा है तो कौन सा अनुच्छेद? अनुच्छेद 142, सी आंसर। संविधान का अनुच्छेद 142 हाल ही के दिनों सुर्खियों में रहा जो संबंधित हैं। किसे संबंधित है? देखिए ये उच्चतम न्यायालय के आदेशों का प्रवर्तन। यहां पर डी आंसर जो होगा वो सही होगा। भारत सरकार ने हाल ही में किस देश से 16,479 नेगेव एलएमजी मतलब लाइट मशीन गन खरीदने हेतु समझौता किया है? तो भारत सरकार ने देखिए इजराइल वेपन इंस्टीट्यूट के साथ में 880 करोड़ रुपए में नेगेव एलएमजी खरीद का समझौता जो है वो किया है, तो इजराइल से। ए आंसर यहां पर सही होगा। चलिए अगला क्वेश्चन लेते हैं। अंतर्राष्ट्रीय प्रसन्नता दिवस इंटरनेशनल हैप्पीनेस डे मनाया जाता है। तो देखिए हर साल 20 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय प्रसन्नता दिवस मतलब इंटरनेशनल हैप्पीनेस डे जो है वो मनाया जाता है। अभी हमने बात करी अंतर्राष्ट्रीय प्रसन्नता दिवस पर विश्व प्रसन्नता रिपोर्ट जो है 2020 वो जारी की गई, जिसमें भारत को कौन सी रैंक दी गई? 144। ये ध्यान रखिएगा। अंतर्राष्ट्रीय प्रसन्नता दिवस इंटरनेशनल हैप्पीनेस डे की थीम थी। तो 2020 में देखिए इसकी थीम क्या थी? ध्यान रखिएगा, हैप्पीनेस फॉर ऑल टुगेदर। ये इस बार की थीम थी। ए आंसर। पद्मश्री एवं अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित प्रदीप कुमार बैनर्जी का हाल ही में निधन हो गया। वह किस खेल से संबंधित थे? देखिए पद्मश्री और अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित महान फुटबॉलर प्रदीप कुमार बैनर्जी का हाल ही में निधन हो गया। फुटबॉल से संबंधित थे ये। प्रदीप कुमार बैनर्जी को फीफा ने 2004 में शताब्दी ऑर्डर ऑफ मेरिट जो है वो प्रदान किया था। तो देखिए फ्रेंड्स, प्रदीप कुमार बैनर्जी फुटबॉल से संबंधित थे। विश्व जल दिवस 2020 की थीम थी। तो देखिए विश्व जल दिवस जो है हाल ही में अभी 22 मार्च को मनाया गया और 2020 में देखिए इसकी थीम क्या थी? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, जल और जलवायु परिवर्तन। जल और जलवायु परिवर्तन इस बार की थीम थी। सी आंसर। समाज में देखिए जल की आवश्यकता और उसके महत्व के बारे में जागरूकता फैलाने के उद्देश्य से हर साल 22 मार्च को विश्व जल दिवस जो है वो मनाया जाता है। 22 मार्च को निम्न में से किस राज्य ने अपना स्थापना दिवस मनाया है? तो देखिए 22 मार्च को बिहार जो है वो अपना स्थापना दिवस मनाता है। 22 मार्च 1912 को बिहार जो था वो बंगाल प्रेसिडेंट से अलग होकर एक राज्य बनाया गया था। इसीलिए बिहार सरकार जो है वो देखिए 2010 से हर साल 22 मार्च को बिहार दिवस जो है वो मनाती है। तो ध्यान रखिएगा, बिहार जो है वो 22 मार्च को राज्य का स्थापना दिवस मनाता है। हाल ही में आईसीसी T20 वुमेन्स वर्ल्ड कप का आयोजन कहां पर किया गया? तो देखिए T20 वुमेन्स वर्ल्ड कप 2020 का आयोजन जो था वो 21 फरवरी से 8 मार्च के बीच में कहां पर किया गया? ऑस्ट्रेलिया में किया गया था। फाइनल जो हुआ था देखिए वो ऑस्ट्रेलिया और भारत के बीच में हुआ था। भारतीय टीम पहली बार देखिए T20 वुमेन्स वर्ल्ड कप के फाइनल में पहुंची थी, पर देखिए इसको जीतने में नाकाम रही।
टूर्नामेंट का खिताब किसने जीता? ऑस्ट्रेलिया ने जीता है। ये भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन लेते हैं। आईसीसी T20 वुमेन्स वर्ल्ड कप का खिताब इनमें से किस टीम ने जीता है? किस टीम ने जीता है? देखिए ऑस्ट्रेलिया ने जीता है। भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच में फाइनल हुआ था। हाल ही में बीबीसी ने किस खिलाड़ी को इंडियन स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर अवार्ड से सम्मानित किया है? तो देखिए बीबीसी ने किस खिलाड़ी को, पीवी सिंधु को इंडियन स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर अवार्ड से सम्मानित किया है। हाल ही में देखिए भारत के खेल मंत्री किरेन रिजिजू ने इसकी घोषणा जो है वो की है। तो ध्यान रखिएगा पीवी सिंधु को। केंद्र सरकार ने 5 राज्यों एवं केंद्रशासित प्रदेशों में लोकसभा और विधानसभा क्षेत्र के सीमा निर्धारण हेतु एक परिसीमन आयोग गठित किया। इस आयोग का गठन सरकार संविधान के किस अनुच्छेद के तहत करती है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। सरकार संविधान के किस अनुच्छेद के तहत करती है? अनुच्छेद 82 के तहत, अनुच्छेद 82 के तहत। देखिए अनुच्छेद 82 क्या बोलता है? अनुच्छेद 82 के अनुसार सरकार हर जनगणना के बाद 10 साल में परिसीमन आयोग का गठन कर सकती है। आयोग जो है जनसंख्या के आधार पर विधानसभा और लोकसभा क्षेत्रों में सीमाओं को सीमांकित करने का काम करता है, मतलब क्षेत्रों का निर्धारण करता है। ये आयोग जो है जम्मू कश्मीर, असम, अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर और नागालैंड का परिसीमन करेगा, जो हाल ही में अभी केंद्र सरकार ने गठित किया है। 4 राज्य और एक केंद्र शासित प्रदेश का सीमा निर्धारण के कार्य करेगा ये परिसीमन। क्लियर? तो अनुच्छेद 82 आपको समझ में आया, ध्यान रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन लेते हैं। रणजी ट्रॉफी 2019-20 का खिताब हाल ही में किसने जीता? देखिए फ्रेंड्स, रणजी ट्रॉफी जो है ये भारत की प्रथम श्रेणी क्रिकेट प्रतियोगिता है। रणजी ट्रॉफी का देखिए हाल ही में 86वां संस्करण जो है वो संपन्न हुआ है। फाइनल मुकाबले में सौराष्ट्र ने बंगाल को देखिए पहली पारी की बढ़त के आधार पर पराजित करके रणजी ट्रॉफी 2019-20 का खिताब अपने नाम कराए। किसने? सौराष्ट्र ने। देखिए सौराष्ट्र ने इस खिताब को जीता है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। हाल ही में आरबीआई ने किस बैंक के निदेशक मंडल मतलब बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को भंग करते हुए प्रशासक मतलब एडमिनिस्ट्रेटर नियुक्त किया है? मतलब किसे एमडी और सीईओ जो है वो नियुक्त किया है? तो देखिए अभी हाल ही में यस बैंक जो है बहुत ज़्यादा सुर्खियों में रही थी। यस बैंक के देखिए बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को आरबीआई ने भंग करते हुए एसबीआई के देखिए पूर्व डिप्टी मैनेजिंग डायरेक्टर और चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर प्रशांत कुमार को यस बैंक का नया प्रशासक मतलब एमडी और सीईओ जो है वो नियुक्त किया है। देखिए काफ़ी समय से बढ़ते हुए कर्ज के चलते देश की चौथी सबसे बड़ी प्राइवेट बैंक यस बैंक का कामकाज जो है वो आरबीआई ने अपने हाथ में ले लिया है। यस बैंक की देखिए अगर टोटल मार्केट कैपिटलाइजेशन की बात करें तो उसकी देखिए टोटल मार्केट कैपिटलाइजेशन कितनी है? 3,80,000 करोड़। और यस बैंक पे जो कर्जा हो गया था वो कितना हो गया था? 2,41,000 करोड़। मतलब लगभग ये पूरी बैंक जो है वो कर्जे में डूब गई थी। उसके बाद देखिए आरबीआई ने इस बैंक के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को भंग करते हुए मतलब डिसॉल्व करते हुए इस बैंक को अपने अंडर ले लिया, जिसके चलते आरबीआई ने इस बैंक के निदेशक मंडल मतलब बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को डिसॉल्व करके देखिए इसको अपने अंडर ले लिया है। बहुत ज़्यादा सुर्खियों में रहा यस बैंक। नेक्स्ट क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है। आरबीआई ने इनमें से किसे यस बैंक का नया एमडी और सीईओ नियुक्त किया है? किसे? देखिए एसबीआई के पूर्व डिप्टी मैनेजिंग डायरेक्टर प्रशांत कुमार को यस बैंक का नया एमडी और सीईओ नियुक्त किया है। प्रशांत कुमार, डी आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन लेते हैं। 19वें एशियाई खेलों का आयोजन 2022 में कहां पर किया जाएगा? कहां पर किया जाएगा फ्रेंड्स? चीन के होंगझोउ में। ए आंसर यहां पर सही होगा। हाल ही में देखिए ओलंपिक काउंसिल ऑफ एशिया ने 19वें एशियाई खेलों के लिए आधिकारिक शुभंकर का अनावरण किया है, मतलब ऑफिशियल मस्कट जो है वो अनाउंस करा है। और इसका देखिए ऑफिशियल मस्कट जो है मतलब शुभंकर है वो क्या है? 3 रोबोट। ध्यान रखिएगा फ्रेंड्स, 19वें एशियाई खेलों का आयोजन कहां पर किया जाना है? 2022 में होंगझोउ चाइना में। खिलाड़ी वसीम जाफर किस खेल से संबंधित हैं? देखिए पूर्व भारतीय सलामी बल्लेबाज वसीम जाफर ने क्रिकेट के सभी प्रारूप से हाल ही में संन्यास की घोषणा करी है। खिलाड़ी वसीम जाफर जो है वो क्रिकेट से संबंधित हैं। रणजी ट्रॉफी में देखिए सर्वाधिक रन बनाने और सबसे ज़्यादा मैच खेलने का रिकॉर्ड जो है वो किसके नाम है? वसीम जाफर के नाम ही है। तो देखिए किस खेल से संबंधित है? क्रिकेट से संबंधित है। कोरोना वायरस के दौरान चर्चा में चल रही पीपीई किट का पूरा नाम है। पीपीई किट देखिए हाल ही में बहुत ज़्यादा सुर्खियों में चल रही है, इसका पूरा नाम जरूर ध्यान रखिएगा आप, पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट। ये आंसर यहाँ पर सही होगा। कोरोना वायरस मरीज के इलाज में लगे डॉक्टर, नर्स, कंपाउंडर और मेडिकल स्टाफ को सिर से पांव तक वायरस संक्रमण से बचाव के लिए कई तरीके की चीज़ें पहनना होती हैं, और ये सारी चीज़ें जो है वो क्या कहलाती हैं? पीपीई किट्स ही कहलाती हैं। तो ध्यान रखिएगा पीपीई किट का फुल फॉर्म क्या है? पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट। चलिए अगला क्वेश्चन लेते हैं।
इनमें से कौन क्रिकेटर 500 टी20 मैच खेलने वाले विश्व का पहला क्रिकेटर बना है? तो वेस्ट इंडीज क्रिकेट टीम के देखिए कप्तान किरेन पोलार्ड जो है वो 500 टी20 मैच खेलने वाले विश्व के पहले क्रिकेटर बन गए। कौन? किरेन पोलार्ड। भारतीय थल सेना ने कोविड-19 से निपटने के लिए कौन सा अभियान शुरू किया है? तो देखिए कोविड-19 से निपटने के लिए भारतीय थल सेना ने कौन सा अभियान शुरू करा है? ऑपरेशन नमस्ते। बी आंसर यहाँ पर सही होगा। साथ ही ध्यान रखिएगा थल सेना के प्रमुख कौन है अभी वर्तमान में? मनोज मुकुंद नरवणे। ये भी आपको पता होना चाहिए। हाल ही के दिनों बीसीजी टीका सुर्खियों में रहा। ये टीका किस बीमारी की रोकथाम के लिए उपयोग किया जाता है? देखिए बीसीजी टीका जो है कोरोना वायरस बीमारी के चलते बहुत ज़्यादा सुर्खियों में रहा। कई वैज्ञानिकों का ऐसा मानना है कि देखिए भारत में बीसीजी टीके के उपयोग के कारण यहाँ पर बीमारी का प्रभाव जो है वो कम देखने को मिला है। तो इस वजह से देखिए बीसीजी का टीका जो है वो बहुत ज़्यादा सुर्खियों में रहा। तो इसको हम समझ लेते हैं। बीसीजी का टीका जो है बेसिकली देखिए टीबी बीमारी की रोकथाम के लिए उपयोग किया जाता है। किस बीमारी के लिए? टीबी बीमारी के लिए। डी आंसर यहाँ पर सही होगा। बीसीजी का फुल फॉर्म क्या होता है? बैसिलस कैलमेट गुएरिन। इस टीके का उपयोग सबसे पहली बार कब हुआ था? 1921 में हुआ था। ध्यान रखिएगा फ्रेंड्स, बीसीजी का टीका जो है वो टीबी बीमारी के लिए उपयोग किया जाता है। बीसीजी टीके का पूरा नाम है, देखिए अभी हमने बात करी बीसीजी के टीके का पूरा नाम क्या है? बैसिलस कैलमेट गुएरिन। बैसिलस कैलमेट गुएरिन। ए आंसर यहां पर बिल्कुल सही होगा। प्रित्जकर पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? देखिए फ्रेंड्स, प्रित्जकर पुरस्कार जो है ये आर्किटेक्चर मतलब वास्तुकला के क्षेत्र में दिया जाता है। वास्तुकला के क्षेत्र में उल्लेखनीय योगदान हेतु प्रतिवर्ष दिया जाने वाला एक पुरस्कार है। इसकी स्थापना कब हुई थी? 1978 में इसकी स्थापना हुई थी। देखिए ये पुरस्कार जो है ये निर्माण उद्योग में नोबेल पुरस्कार के समान माना जाता है। हाल ही में देखिए यवोन फेरेल और शेली मैकनामारा को 2020 प्रित्जकर पुरस्कार के लिए चुना गया है। ध्यान रखिएगा प्रित्जकर पुरस्कार जो है वास्तुकला मतलब आर्किटेक्चर के क्षेत्र में प्रदान किया जाता है। ए आंसर यहाँ पर बिल्कुल सही होगा। तो फ्रेंड्स देखिए यहाँ पर हमारे मार्च मंथ के सभी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर जो है वो कंप्लीट होते हैं। आई होप आपने वीडियो को ध्यान से देखा होगा। फ्रेंड्स अगर आपको इस करंट अफेयर का पीडीएफ डाउनलोड करना है तो क्रेजी जीके ट्रिक का एप्लीकेशन डाउनलोड कर लीजिए। वहाँ पर हमने ऑप्शन दे रखा है, वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स आई होप आपको ये वीडियो काफ़ी पसंद आया होगा। अगर अच्छा लगा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि वीडियो कैसा लगा। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो सब्सक्राइब भी कर लीजिए, क्योंकि इस तरीके के बेनिफिशियल वीडियो जब भी मैं अपलोड करूँगा आपको उसका बेनिफिट मिलता रहेगा। तो फ्रेंड्स मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।